मुझे एक बात बताओ, इस दुनिया में फिजिक्स का कौन सा इक्वेशन सबसे ज़्यादा फेमस है? मैं जानता हूँ आपके दिमाग में E=mc² ही आ रहा होगा, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा फेमस इक्वेशन है। बाई आइंस्टीन इक्वेशन, एनर्जी मास इक्वेशन, मतलब एनर्जी को मास में कन्वर्ट किया जा सकता है और मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। और इसी इक्वेशन से मुझे एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन का एक क्वेश्चन आया कि क्या होगा यदि हम पृथ्वी जितने मास को इस इक्वेशन में पुट करें और उससे एनर्जी लें और उस एनर्जी को 1 सेंटीमीटर के बीम से, के लेज़र बीम से उसको उस सारी एनर्जी को ट्रांसमिट कर दें यहाँ से प्रोक्सिमा बी तक। और उस बीम का जो हाइट है, मतलब जो लेंथ है, उसका विड्थ यदि करें तो मतलब सिलेंड्रिकल टाइप से, तो उसका हाइट कितना होगा, लॉन्ग कितना होगा, कितना लंबा होगा, मान लो 1 मीटर, और उसकी चौड़ाई कितनी होगी बीम की, 1 सेंटीमीटर। तो इतना ज़्यादा एनर्जी को इतने कम एरिया पे कंसंट्रेट करके उसको प्रोक्सिमा बी तक भेज दें तो क्या होगा? तो चलो इसी को जानते हैं। तो सबसे पहले तो हमने क्या किया कि इस पृथ्वी जितने मास को, अब मास उतना तो नहीं पता भी कितना है उसका, लेकिन ऐसे ही कुछ है, 6.6 ऐसे ही कुछ है, इंटू 10⁴ किलोग्राम के ऐसे ही कुछ आसपास है। तो इतने सारा मास को यदि हम उसको एनर्जी में कन्वर्ट करके प्रोक्सिमा बी तक भेज दें तो उसको यहाँ से पहुँचने में से पहली बात तो 4 साल लग जाएंगे, क्योंकि इसका जो यहाँ से डिस्टेंस है वो उतना ही है। अब उतना डिस्टेंस तक यदि हम इसको भेजें तो भाई कंसंट्रेटेड है उस सारा का सारा एनर्जी, तो वहाँ तक तो पहुँच जाएगा। लेकिन वहाँ पर यदि ये जितना है ना, ये जो मैंने बात बोला, ये इतना सारा एनर्जी उस प्रोक्सिमा बी तक पहुँचेगा, तो भाई देखो अब इतना ज़्यादा मास है, इतने सारे मास को मैंने एक ही बार में कन्वर्ट कर दिया एनर्जी पे, और उतना ज़्यादा एनर्जी को मैं प्रोक्सिमा बी तक भेज रहा हूँ, तो भाई तो प्रोक्सिमा बी का वो हलवा हो जाएगा वहाँ पे, उसका पुर्जा नहीं बचेगा। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि मैं उसको सिर्फ 1 सेंटीमीटर जितना ही चौड़ा रखा हूँ और 1 मीटर ही लंबा। तो वो एनर्जी उस प्रोक्सिमा सेंटोरी को बेध के चला जाएगा, उसके अंदर एक होल हो जाएगा, और वो एनर्जी अभी भी ख़त्म नहीं होने वाली, बल्कि उस बेध को उसको पार होके वो यूनिवर्स में यात्रा करने लगेगा, ट्रेवल करने लगेगा। और यदि वो किसी भी चीज़ के पास में आया ना, तो सारी चीज़ों को वो भेद के चला जाएगा। वो एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि उतने कम कंसंट्रेशन में, कम से कम क्या बताऊं, यदि स्टार को ही यदि मान लो एनर्जी जाके किसी स्टार में टकरा गई, तो स्टार का वैसे तो मास इतना ज़्यादा होता है, और उसके मतलब वो चौड़ा भी काफ़ी ज़्यादा होता है, बड़ा भी काफ़ी ज़्यादा होता है। यहाँ पर कोहरा बहुत ज़्यादा आ रहा है, उतना ज़्यादा चौड़ा भी होता है। तो वो स्टार का टेम्परेचर को और ज़्यादा बढ़ा देगा, न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया को उस पर और ज़्यादा मतलब कि बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर देगा, और ज़्यादा होने लगेगा उसमें। तो हो सकता है कि वो जो सन है, जो पर्टिकुलर जो स्टार है, वो और ज़्यादा जलने लगे, उसके अंदर का जो है न्यूक्लियर फ्यूजन है वो और ज़्यादा होने लगे, और जितना ज़्यादा होगा तो उसका चमक भी और ज़्यादा हो जाएगा। तो हो सकता है कि यदि उस पर्टिकुलर स्टार के अराउंड जो प्लेनेट ऑर्बिट कर रहा है, में भी वो हैबिटेबल जोन में हो, वहाँ पर लाइफ भी हो, तो सन और ज़्यादा शाइन हो जाएगा, तो उस लाइफ को भी बर्बाद कर दे। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि भाई देखो, एनर्जी मतलब हमारे यूनिवर्स में ये इतना सारा मैटर है, उन सभी मैटर को यदि मास में कन्वर्ट कर दे, क्योंकि मास बहुत, ये एनर्जी जो होगा ना, ये बहुत ज़्यादा होगा। इतने सारे एनर्जी को कल्पना करना मेरे बस की बात तो है ही नहीं। इतनी ज़्यादा एनर्जी, सोचो ना, इतनी ज़्यादा एनर्जी हमारे ब्रह्मांड में, सिर्फ मैटर की मैं बात कर रहा हूँ। 4.5% से ही ये मतलब ब्रह्मांड में ये बस मैटर ऑक्यूपाई करता है। बाकी सारी चीज़ें क्या है, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी। और उस डार्क एनर्जी को यदि हम मैस में कन्वर्ट करते हैं, द्रव्यमान में कन्वर्ट कर दें, फिर भी मानना पड़ेगा। ओके।